चलो, तो मैं ऐसा बोल रहा था, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, बेसिक सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई हम देख रहे थे। उसमें हमने ऐसा देखा था कि सेक्शन 7(1)(a) जो है उसमें 8 आइटम्स है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस बाय ए पर्सन होना चाहिए, 2 पर्सन ज़रूरी नहीं है, एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो हम उसे सप्लाई बोल सकते हैं। सप्लाई है तो जीएसटी का स्कोप है, लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं, बट अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। दूसरा हमने देखा था 7(1)(b), जिसमें हमने देखा था इंपोर्टेशन प्लस कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो किसी और कंट्री में से, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि भले ही वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, वेदर और नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यू विल बी लायबल फॉर जीएसटी। इतना हमने देखा था, फिर हम जंप कर गए थे, लेकिन ये सब चीज़ मैंने आपको ओरल समझाई थी, ओरल। ओके, हम उतना डिटेल में नहीं गए थे, अंदर नहीं गए थे। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। ओके, लेट अस गो इन डिटेल 7(1)(a) व्हाट वी हैव डन, बट दैट वी हैव ओनली डिस्कस इट आउट। ओके, मैंने आपको बोला था हमने 8-9 पेज पढ़े, लेकिन वो एग्जैक्टली 8-9 किस तरह से, वो अब हम आगे जाके देखते हैं। ओके, सो टूडेज सेशन व्हाट विल हैपन फॉर फर्स्ट हाफ एन आवर, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन विल बी taken in parts. Okay, quickly recall, but one small things you will able to learn. या फिर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको लास्ट लेक्चर का बहुत कुछ याद नहीं है, तो यहाँ पे सब कवर हो जाएगा। ओके, नोट्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेने का, मैं जब आपको बोलूँ तब आप मुझे लास्ट में रिकॉल करा देना। सेशन जब खत्म होता है तब आपको किसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेल मी। ओके, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस 7(1)(a। तो सबसे पहले वो लोग बोलते हैं सप्लाई क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई दैट मेक्स इट क्लियर, एक्सटेंसिव मीनिंग है सप्लाई का 7(a). इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, इट इंक्लूड्स 8 थिंग। सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, जो मैंने लिखा था। ओके, फॉर कंसिडरेशन, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सी, जो चैप्टर आपके पास अभी नहीं है तो वो आपको मिल जाएंगे। ओके, so now if we are going ahead, so this was already explained, 8 items plus consideration for the furtherance of business. Thus the form of supply contemplate first part of 2 prerequisites. सबसे पहले सप्लाई होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, और दूसरा पार्ट है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आपको पता है अगर बिजनेस नहीं होता है तो जीएसटी नहीं लगता। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि आप अगर आपका स्कूटर बेचते हो तो जीएसटी नहीं लगता, अपने घर पे हम न्यूज़पेपर का स्क्रैप बेचते तो जीएसटी नहीं लगता। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जीएसटी हर चीज़ पे लगता है, बिजनेस होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आप गोल्ड का चेन बेचते हो तो आपको जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ये हमारा रोज़ का बिजनेस नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन आपको थोड़ी सी जानी पहचानी लगेगी, बट थोड़ा माइनर चेंज है, वो ध्यान रखना है आपको। ओके, तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड बोथ। तो क्वेश्चन इज दैट के व्हाट इज गुड्स एंड अदर देन गुड्स एंड सर्विस है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो वो क्लैरिटी आएगी। तो गुड्स क्या है, तो इफ़ यू रिमेंबर सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, याद है ना आपको, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या था, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। बट यहाँ पे धोखा हो जाएगा, यहाँ पे अदर देन का मतलब वहाँ पे क्या था, एक्सक्लूजन। डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या था, एक्सक्लूजन, और यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं है, यहाँ पे इंक्लूजन है। सो यू कैन नॉट से इट इज़ ए लिटरल कॉपी पेस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले था बट उन्होंने चेंज किया। ओके, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, growing crops was already part of that, grass, things attached to forming part of land which is agreed to be severed before or under the supply। तो रेस्ट डेफिनेशन इज सेम, बट जो एक्सक्लूजन में एक्शनेबल क्लेम और मनी था उसमें से उन्होंने एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड कर दिया। सी, एक्चुअली एक्शनेबल क्लेम इज अ वेरी बिग टॉपिक, मीन्स वेरी बिग टॉपिक। इफ आई वॉन्ट टू स्पीक आई कैन स्पीक फॉर 2 hours, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मोर टाइम देयर। बट मैं कई बार आपको शॉर्ट में समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। एक्शनेबल क्लेम यानी वो क्लेम है जिसको लेने के लिए आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, आपका डेट रिकवरी करने का प्लान है, वो सब एक्शनेबल क्लेम में आ जाता है। बट लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल।
ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। से फॉर एग्जांपल अपने पास अक्षत है, ओके। अक्षत जो है उसने 10 लाख के गुड्स बेचे थे से भद्र को, एंड भद्र इज अ से लोकल डॉन, ओके, इज अ लोकल डॉन ऑफ वन एरिया। अक्षत को पहले पता नहीं था, तो अक्षत ने गुड्स बेच दिए भद्र को। फिर जब भद्र से वो पैसे लेने जाता है, यानी भद्र दिखाता है कि भाई देखो मैं कौन हूँ, पहले समझ लो, ओके, पैसे वैसे तो नहीं मिलेंगे, जान जाएगी तुम्हारी, रिस्क लेना है। तो अक्षत फंसा, अभी अक्षत के पैसे फंसे हुए हैं। अक्षत को जाना था यूएस, बट उसको पैसे की ज़रूरत थी। ट्रांजैक्शन पूरा लीगल था, गुड्स गए थे उसका प्रूफ था, गुड्स उन्होंने रिसीव किया उसका प्रूफ था, रिमाइंडर हमने मेल में डाला था। जब जेन्यून डेट है, बट दादागिरी कर सकते ऐसा नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, बट भद्र केस वेस से डरता नहीं है क्योंकि ये सिविल क्राइम है, ओके। अब अक्षत को जाना है फॉरेन, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो अक्षत क्या करे उसे पता नहीं चला। तो उस एरिया में ऐसा मान लो कि एक दूसरा डॉन है, सिद्धार्थ, ये बड़ा डॉन है सिटी का, ये छोटा लोकल डॉन था एरिया का। तो अक्षत ने पहचान लगाई सिद्धार्थ से, और उसने सिद्धार्थ को बोला कि सर ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन है, क्या करेंगे। तो सिद्धार्थ ने बोला जेन्यून है, 10 लाख लेने के, हाँ मिल जाएंगे आपको। ओके, एक काम कर, तू पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर, वो पूरा ट्रांजैक्शन जो था गुड्स का ये वो, उसमें लीगल अथॉरिटी पे लिख के साइन वाइन करके मुझे दे दो कि वो ट्रांजैक्शन मैं फॉरेन जा रहा हूँ। तो मैंने सिद्धार्थ सर को वो ट्रांजैक्शन जिसमें रिसीवेबल थे, वो सिद्धार्थ सर को मैंने 3 लाख में बेच दिया। सिद्धार्थ गेव 3 lakhs to Akshat, and that transaction is transferred to Siddharth, means as if some loss making company, some transaction which you are transferring to someone else. Means what Akshat is transferring? Akshat is transferring right to claim money. Right to claim money from Bhadra, he is transferring to Siddharth कि now I don't want, instead of me Siddharth will take. तो 3 लाख रुपए अक्षत को मिल गए। अब क्या होगा, सिद्धार्थ उसकी सब ताकत वाकत लगा के भद्र पे प्रेशर क्रिएट करके, भाई तू लोकल डॉन है, मैं सिटी डॉन हूँ, पैसे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा, ऐसा करके भद्र के पास पैसे दे, वो तो उसको देने नहीं थे, डॉन है इसीलिए। पता चला कि नहीं। और फिर जैसे ही पता चला कि सिद्धार्थ उसके साथ कनेक्टेड हो गया, तो उसने पैसे दे दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 3 लाख की चीज़ आपने बेची, ये क्या थी? ये गुड्स भी नहीं थे, ये सर्विस भी नहीं था, ये राइट था, राइट टू क्लेम। तो ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ होती है जो गुड्स भी नहीं होती, सर्विस भी नहीं होती। आप राइट टू क्लेम जो होता है, आपको पता है राइट शेयर्स आते हैं। राइट शेयर कैसी चीज़ होती है? आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो राइट्स मिलती है। अगर आपको राइट नहीं चाहिए तो राइट आप किसी और को बेच भी सकते हो, राइट रिनंसिएशन भी होता है। ओके, सो यू कैन गिव योर ऑथोरिटी टू बाई राइट शेयर्स टू समवन एल्स, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन चार्ज। ऐसी चीज़ों को, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम एक्शनेबल क्लेम में रख सकते हैं, जिसको हम क्लियरली गुड्स या सर्विस में बाइफरकेट नहीं कर सकते। बट उन्होंने बोला है कि इस चीज़ को हम गुड्स में लेंगे, और ऐसी चीज़ अगर आपने किसी को बेची है और आपने उसमें से पैसे जनरेट किए हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी। नाउ इफ यू रिमेंबर ओरिजिनल डेफिनेशन, गुड्स एक्सक्लूड्स मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड किया, एंड उसमें शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, शेयर्स, स्टॉक, वो सब इंक्लूड था। यहाँ पे सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया है। सिक्योरिटी मीन्स यू नो वेरी वेल, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, उसको एक्सक्लूड किया है गुड्स में से। और सर्विस की डेफिनेशन कैसी है? सबसे सिंपल, कोई मगजमारी नहीं। पुरानी डेफिनेशन जीएसटी आने से पहले सर्विस की डेफिनेशन 2 पेज तक चल रही थी। इतनी बड़ी डेफिनेशन थी कि सर्विस क्या है। जीएसटी आने के बाद उन्होंने सिंपल कर दिया। क्या? तो कि भाई जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, एकदम सिंपल। यानी पैसे लेने हैं बस। पहले क्या होता था, लोग है ना झगड़ा करते थे, हम सर्विस में, हम गुड्स में, दोनों के बीच में रह जाते थे, बेनिफिट ले जाते थे, 10 साल कोर्ट में केस चलता था। तो सरकार ने क्या सोचा, देखो भाई या तो तुम डिसाइड करो गुड्स है, आप बोलते हो नहीं सर गुड्स नहीं है, ये है वो है, कोई बात नहीं, तो सर्विस है, बात खत्म। ओके, अब तो ऑलमोस्ट उन्होंने रेट भी काफ़ी सारी जगह पे सेम कर दिए। तो कोई बचने का स्कोप ही नहीं रखा उन्होंने, कोई बचने का
स्कोप ही नहीं रखा। तो एनीथिंग अदर देन गुड्स इंक्लूड्स इज वो सर्विस। और सर्विस में क्या होता है, कोई एक्टिविटी आपने की, यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाई कैश टू एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, उसको भी सर्विस लेंगे। ओके तो पैसे जनरली हम नहीं गिनते, पैसे एक्सक्लूड है, बट अगर आप कोई कन्वर्जन करवा रहे हो पैसे के, उसके लिए आपने सेपरेट कंसिडरेशन लिया, देन इट इज लायबल फॉर जीएसटी। सर ये क्या था, लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जब नया नया जीएसटी आया था तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, 2017 की बात करो, उसमें कोई बीजेपी के ग्रुप होते हैं, कोई कांग्रेस के ग्रुप होते हैं, ऐसे फेसबुक पे भी कम्युनिटी चलती है। ओके कि ये बीजेपी वाले होते हैं, ओके मोदी नामा, एंटी बीजेपी वाले होते हैं जिनको मोदी को नेगेटिव दिखाने का सब चलता है, चैनल बांटे हुए हैं। ओके जी न्यूज़ विल ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट बीजेपी, सुदर्शन विल ऑलवेज टॉक पॉजिटिव अबाउट बीजेपी, एनडीटीवी विल ऑलवेज टॉक नेगेटिव अबाउट बीजेपी। But what is matter to be thought about is one side will be positive of Modi and other will be negative of Modi, but no one will able to show any time positive about Rahul Gandhi. That is crux. वो किसी को पता नहीं चलता। ओके या आप मोदी भक्त हो या एंटी मोदी हो, बट कोई राहुल गांधी भक्त तो है ही नहीं। सो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, वो मोनोपोली जैसा हो गया है, आप बुरे भी हो सही भी हो, बट कोई आपके पास अल्टरनेटिव है नहीं। 2017 में ऐसा होता था, आई एम जस्ट शेयरिंग टू यू। लोग ऐसे फेसबुक पे सब लगाते रहते थे कि 2017 में कि जीएसटी आ गया। आप समझो जीएसटी में एफडी एग्जाम्पल के साथ था डियर फ्रेंड्स, ऐसा एग्जाम्पल के साथ होता था। एग्जाम्पल के साथ होता था कि मान लो आपकी एफडी है 1 लाख रुपए की, तो एफडी पे इंटरेस्ट कितना मिलता था, नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता था 8% 9%, अभी तो वो भी कम हो गया, तो आपको 9000 मिलता था। ऐसा ऐसा पूरा मैंने देखा हुआ है, आई एम जस्ट शेयरिंग टू यू। और मुझे तब तो जीएसटी आता ही था बिकॉज आई वॉज इन ट्रेनिंग सेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई वॉज अवेयर। तो एफडी आपका 1 लाख है, इंटरेस्ट आपको 9000 मिलता है, तो लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद अब एफडी जो है उस पर 18% जीएसटी लगेगा, यानी सरकार आपको देती है 9 और सरकार आपसे ले लेगी 18। ये कहाँ की इंसाफ, यानी क्या है ये, नाइंसाफ़ी क्यों है, मीन्स ऐसा वर्किंग हाँ पूरा फोटो के साथ कि दिस इज़ गवर्नमेंट, दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, लोगों के पैसे ऐड रहे हैं, लूट रहे हैं, बेकार सरकार है। अभी ऐसा सब देखते तो इतना हंसना आता था मुझे। एंड इन सम ऑफ द टीचर्स ग्रुप ऑल्सो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, चलो पढ़े लिखे लोग कम हैं इंडिया में, झंडू पब्लिक ज़्यादा है 80%, बट टीचर्स सेगमेंट यानी टीचर्स का भी ग्रुप रहता है व्हाट्सएप का, इसमें 100-200 टीचर्स होते हैं, उसमें भी ये तो होता ही है, कोई मोदी वाले होते हैं कोई एंटी होते, तो ये जो अदर देन मोदी वाले ऐसा सब फ्लोट करते थे। आई नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी ग्रुप, बट ये बहुत आया ना तो सब बोल रहे थे ओ इट इज़ वेरी डेंजरस, जीएसटी इज़ वेरी डेंजरस, ऐसा तो कैसे चलेगा। तो मैंने फिर लिखा शांति से कि ये कहाँ पे पढ़ा है सर, मीन्स कहाँ पे पढ़ा है, इन विच सेक्शन इट इज़ देयर प्लीज़ गाइड। ऐसा मैंने खाली क्वेश्चन ही पूछा, क्लेरिफिकेशन तो दिया ही नहीं, इन विच सेक्शन इट इज़ रिटन प्लीज़ गाइड, कोई आंसर नहीं, सब सन्नाटा हो गया ग्रुप में। मैंने कहा ऐसा है ही नहीं है, सब गलत चीज़ें। दूसरा ध्यान से सुनो, अभी आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि सर ये इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है, नहीं, पैसों पे जीएसटी है ही नहीं, जीएसटी ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यानी अगर मैं आपको 10 लाख 20 लाख देता हूँ, आप मुझे मेरा 20 लाख वापस देते हो, आप एफडी रखते हो, उसका इंटरेस्ट, उस पर जीएसटी है ही नहीं। देर इज़ नो जीएसटी ऑन एफडी और देर इज़ नो जीएसटी ऑन व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट इनकम, उस पर जीएसटी है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं। दैट इज रीजन आई वॉज आस्किंग इन विच सेक्शन यू हैव स्टडीड के इट इज लायबल फॉर जीएसटी। सप्लाई में तो था नहीं। ओके सी आपको क्यों मिलता है इंटरेस्ट, इज इट सेल, आपने कुछ बेचा है, आपने कुछ ट्रांसफर किया है, आर यू गेटिंग इट और नॉट, इट इज बार्टर, इट इज एक्सचेंज, इज इट लाइसेंस, इट इज रेंटल, इज इट लीज, इट इज डिस्पोजल, नथिंग। तो पैसों पे इस पे यहाँ पे जीएसटी है ही नहीं। ओके इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है, तब भी नहीं था, पहले भी नहीं था, सर्विस टैक्स में भी नहीं था, जीएसटी में भी नहीं है।
But the reason which I telling you, people are not aware about the fact, they simply keep on fighting. There is no GST over here. और जिस पे GST है, ये जो हम पढ़ते हैं और आपको लगता है कि भाई कन्वर्जन ऑफ मनी इस पे GST है, तो ये उस पे GST नहीं है. एकदम हम शांति से पढ़ते हैं तो पता चलेगा. यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच देर इज अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर GST. बट ये एग्जैक्टली होती है एक तरह की इनकम. मैं आपको शेयर करता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो टू फॉरेन, यू वांट टू गो टू US. तो US में इंडियन रुपए तो चलेंगे नहीं, या फिर आप US से वापस इंडिया आए तो वो डॉलर भी इंडिया में चलने नहीं वाले. तो से फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1000 है. अभी $1000 आप US से इंडिया आए तो आपके पास जेब में रह गए. अभी ये $1000 आपकी नॉर्मल शॉप में चलने नहीं वाले. ओके, कहीं पे भी नहीं चलेंगे. एज ए रूटीन करेंसी इट वोंट वर्क. हम क्या करेंगे? विल गो टू बैंक, विल गो टू थॉमस कुक, विल गो टू ऑरेंज, विल गो टू वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर. These all are organizations those who are working to convert your currency into local currency और local currency to other countries currency. मान लो कि डॉलर का रेट 70 है तो वो आपको क्या देगा? 70,000. ये हो गया एक्सचेंज ऑफ मनी. एक्सचेंज ऑफ मनी पे नो GST. एक्सचेंज ऑफ मनी पे देर इज नो GST. देर इज नो GST इन एक्सचेंज ऑफ मनी ऑल्सो. बट ये चीज़ वो फ्री में करके देगा नहीं. वो आपको क्या बोलेगा कि सर मेरा कमीशन चार्ज होगा उसमें, दैट विल बी 1%. से दैट इज 700 रुपीज़. उस पर GST 18% लगेगा, से 84. और व्हाट्सएवर 120 और 130, कीप इट स्टैंडर्ड 15%, से 135. देन 835. दिस विल बी द एक्स्ट्रा चार्ज, दिस विल बी द एक्स्ट्रा बिलिंग विच ही विल शो इट. अब देखो, जो आपको कन्वर्ट करके देता है वेस्टर्न यूनियन या बैंक, तो उसका कुछ इनकम तो होना चाहिए. तो उसका जो इनकम है उस पे GST है, एक्सचेंज पे GST नहीं है. सो आई होप यू आर गेटिंग इट कि जब आप 70,000 एक्सचेंज करवाते हो तो उस पर GST नहीं है. लेकिन ये एक्सचेंज करने का जो इनकम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी? आप पैसे एक्सचेंज करके देते हो तो आप पे कभी GST आएगा या नहीं? तो बोलेगा नहीं सर, हम लोग कमाते हैं ना. क्या कमाते हो? कमीशन. तो कमीशन इज योर इनकम एंड दिस यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी, ऑन दैट विल चार्ज GST. इज इट ओके? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग द प्रोविजन कि करेंसी डिनोमिनेशन कन्वर्जन करवाते हो, चार्ज करते हो, तब उस पर GST लगता है, ना कि टोटल अमाउंट पे. इज इट ओके? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो 1 to 1. देन आई विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक. तब तक क्वेरी ले लेता हूँ. क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर GST कोई कोई जगह पे लगाते हैं, बट जनरली नहीं लगता. दे विल आस्क 835 फॉर अस. हमसे 835 वो लेगा. 835 में 135 वो GST सरकार को दे देगा. इंटरेस्ट पे GST लगता है. इंटरेस्ट पे GST नहीं लगता है, इनकम टैक्स लगता है. यस यस यस. ये आपकी जो बैंक की FD है ना, उस पर इनकम टैक्स लगेगा. हम टॉकिंग अबाउट GST नहीं लगता इस पे. ओके, इनकम टैक्स विल बी देयर. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर पढ़ोगे, उसमें कवर होगा. बैंक सर्विस कौन सी देती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बैंक सर्विस पे GST नहीं लगता. जो रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल चीज़ है, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता, GST नहीं लगता. बट से बैंक इज प्रोवाइडिंग यू लॉकर सर्विसेज, तो लॉकर सर्विस पे GST लगता है. ओके, नॉर्मल आपका सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट सर्विसेज पे चार्जेस नहीं लगाते. वो डिपेंड करता है, वो जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो पूरा बैंकिंग का एक सेगमेंट आएगा 3 पेज का. उसमें क्लैरिटी होगी कि बैंकिंग में कौन सी सर्विस पे लगता है और कौन सी पे नहीं लगता. हाँ, GST हमने पे किया ना, बट 70,000 पे थोड़ा पे किया हमने, 700 पे GST पे किया ना. सो व्हाट इज द परसेंटेज? यू चेक आउट. 70,000 में 135 रुपीज इज GST. दैट इज वेरी नॉमिनल परसेंट. इट इज नॉट इवन 0.05%. 0.05 भी नहीं है. नहीं, सेविंग पे नहीं लगता. सेविंग पे GST नहीं लगता. इज इट ओके?
आप क्वेश्चन पूरा लिखो जब कुछ लिखते हो तो, वरना मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। और पुराने लेक्चर का पूछते हो तो रेफरेंस लिखो, अदरवाइज आई विल नॉट गेट आइडिया ओनली। एंड चैट्स आर हंड्रेड्स। ओके, 700 इनकम हुई, राइट। 700 इज इनकम ऑफ दैट वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। आप समझो ये कौन करके दे रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन करके देगी ना, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, थॉमस कुक, आपने नहीं सुने ये सब नाम? इसको फॉरेक्स डीलर बोलते हैं, फॉरेक्स डीलर। आप फॉरेन में जाओगे तो आपको चाहिए ना फॉरेन करेंसी, तो फॉरेक्स डीलर के उसकी इनकम 700 है, तो उस पर वो जीएसटी लगाएगा, 70,000 पे नहीं लगता। ओके, सो दैट इज अ पॉइंट। सो आई होप नाउ सर्विस इज क्लियर। इज इट ओके? चलो बाकी के डाउट्स 2 मिनट बाद लेता हूँ। इसके रिलेटेड डाउट्स में एक दो क्वेश्चन नॉर्मल है कि सर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है तो कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी तो भी उनका जो कमीशन होता है उस पर जीएसटी लगता ही है। ओके, गेन जो होगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा। ओके, दोनों लगता है, बट अमाउंट अलग अलग होती है। ये ग्रॉस अमाउंट पे लगता है, बिल पे लगता है, वो आपकी नेट इनकम पे लगता है। ओके, शेयर्स में जब हम परचेज सेल करते हैं तो उस पर जो ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगता है, बहुत कम ट्रांजैक्शन पे लगता है डियर फ्रेंड्स, हर शेयर के ट्रांजैक्शन पे नहीं लगता। बट शेयर का अगर आपका बिजनेस ही है, रोज शेयर परचेस करेंगे सेल करेंगे, परचेस करेंगे सेल करेंगे, तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो लगेगा। उस पर जो आईटीसी मिलता है आपको वो भी मिलेगा, यू गेट क्रेडिट ऑल्सो। ओके, बाहर की इनकम आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो टैक्स लगता ही है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं सर मैं कैश लेके आऊँ, बैग बैग भर के चोरी बोरी करके स्मगल करके $10,000 में छुपा के लेके आऊँ तो टैक्स लगता है। सी जनरली कस्टम्स डिपार्टमेंट पे चेकिंग होके पकड़े जाते हो, बट मान लो आप सुपर स्मार्ट हो, नहीं पकड़े गए, तो जब आप ऐसा एक्सचेंज करने जाते हो ना, तो उनका ऐसा कंपलसरी गाइडलाइंस है कि वो एक्सचेंज करके ही नहीं देते जब तक आप उसको पासपोर्ट नहीं देते। यानी हर एक्सचेंज के पीछे आपके पासपोर्ट का कॉपी लगता है। यानी अगर आप 50 लाख रुपए छुपा के लेके और यहाँ पे एक्सचेंज करोगे तो वो पासपोर्ट लगेगा, और हर ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग आरबीआई को होता है। आई एम रिपीटिंग, हर ट्रांजैक्शन का। ओके, यानी ये 70,000 का भी रिपोर्टिंग हो जाएगा। यानी छोटी बड़ी अमाउंट होगी तो वो लोग बहुत ध्यान नहीं देते, बड़ी अमाउंट होती है तो वो लोग पूछेंगे भाई कहाँ से। ओके, चलो लेट अस गो एट नाउ, नॉट्स वेट टाइम। अब 7(1)(a) को डिटेल में देखते हैं क्विकली। सेल और ट्रांसफर दोनों चीज़ अलग होती है, मैंने आपको बोला था, लेकिन दोनों पे जीएसटी लगता है। एंटायर वेट वाज लेविड बाय स्टेट ऑन सेल ऑफ गुड्स विच वाज डिफाइंड अंडर मोस्ट स्टेट वेट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर कंसिडरेशन अंडर CGST, ऑल्दो सेल हैज बीन ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई लेवेबल अंडर जीएसटी, ऑल्दो व्हाट इज सेल इज नॉट बीन प्रोवाइडेड। फर्दर ट्रांसफर भी जब आप करते हो उसे भी उन्होंने कवर ही किया है, बट डेफिनेशन उन्होंने ट्रांसफर की भी नहीं दी। फिर आता है बार्टर एंड एक्सचेंज। मैंने आपको समझा था गुड्स के अगेंस्ट गुड्स होता है उसे बार्टर बोलते हैं, और गुड्स के अगेंस्ट गुड्स और डिफरेंस अमाउंट हम पैसों में सेटल करते हैं उसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। सो व्हाट दे आर टेलिंग, while barter may deal with transaction which only includes exchange of goods and service, exchange may cover a situation where goods is partly paid in goods and partly in money, where a barter of goods and service is same activity constitutes supply as well as consideration. By making specific inclusion in supply, all barters and exchange would be liable for GST. Example, exchange का, a new car of 5 lakhs is purchased in exchange of old car with a monetary consideration of 4 lakhs is known as exchange. And barter का, see barter is not necessarily goods, barter can be service also. यहाँ पे पहले है ना पुरानी बुक में सर्विस किसका था पता है, सीए का सर्विस था, और वो बहुत पहले 2017 का बुक आया था। वो वीडियो मैंने ऐसे रखा था यूट्यूब पे, उसमें बहुत लाइक्स भी थे, कमेंट्स भी बहुत आए थे, क्योंकि वो बुक में उन्होंने क्या लिखा था पता है, हेयर कट वर्सेस सीए को उन्होंने कंपेयर किया था। क्या कंपेयर किया था कि भाई जैसे मान लो कि आप बाल कटाने गए तो उसने आपसे पैसे नहीं लिए, क्यों, क्योंकि आप सीए हो, और फिर जब वो उसका रिटर्न भरने आपके वहाँ आया तो आपने भी उससे पैसे नहीं लिए, क्यों, क्योंकि उसने आपके बाल फ्री में काटे थे। सो
आई फाउंड इट वेरी फनी। मैंने कहा यार ऐसा कौन करता है, मैंने कभी लाइफ में ऐसा देखा ही नहीं, क्योंकि बाल कटाने के 50 रुपये होते हैं, 100 रुपये होते हैं, रिटर्न भरने के कौन 50-100 रुपये लेता है। सो इट इज़ नेवर एडजस्टेबल, इन टेक्निकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट दैट एग्जाम्पल वॉज गिवन। मैंने कहा बस यही एक काम बाकी था इंस्टीट्यूट की तरफ से लिखने का, वो भी बुक में। आई डोंट नो बट रिसेंटली दे हैव चेंज द एग्जाम्पल कि डॉक्टर तो भी है तो मजाक ही, डॉक्टर गॉट इज हेयर कट फ्रॉम बार्बर एंड प्रोवाइड्स हिम मेडिकल कंसल्टेंसी इन रिटर्न। तो कहाँ मैच हुआ, यानी पहले अपने खुद की इज्जत उतार रहे थे, अभी उनको ऐसा लगा कि डॉक्टर को ले लेते। बट देस ऑल्सो, ये भी मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में बराबर कि भाई कोई डॉक्टर बाल कटाने गया तो उसने बोला पैसे नहीं लूँगा, तुम जब मेरे वहाँ मेडिकल कंसल्टेंसी आओगे तब वो मैं एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज ऑफ सर्विस। बट ओके, फॉर एग्जाम्पल पर्पज वी कैन टेक इट। In this transaction, the doctor provided medical consultancy service to barber, for which consideration in form of hair cutting service provided by barber. Similarly, barber provides hair cutting service to doctor, for his consideration was in form of medical consultancy provided by the doctor. So vice versa. So that is good. फिर license, lease and rental. License, lease and rental are earlier treated as service. पहले उसे सर्विस बोलते थे। where the goods were transferred without transfer of right to use, यानी हम उसको क्या करते हैं, आप ध्यान से समझो, हम देते क्या है, लीज राइटन का मतलब क्या होता है, हमने उसको लाइसेंस दिया तुम ये काम करो, हमने उसको घर दिया, ऑफिस दिया कि भाई तुम यहाँ पे रेंट पे रहो, तो हमने उसको क्या दिया, पोजेसन और कंट्रोल, पोजेसन और कंट्रोल कि भाई तुम इसे यूज कर सकते हो, राइट टू यूज है, यू कैन नॉट ट्रांसफर टू एनीवन, सो विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज मीन्स व्हाट दे वांट टू से, देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे, आगे भी आएगा ये। अभी शॉर्ट में अगर हम समझते हैं तो कई बार हम किसी को प्रॉपर्टी देते हैं यूज़ करने के लिए, कई बार हम प्रॉपर्टी उसको देते हैं कि भाई आप रखो, यूज़ मत करो। 3-4 चीज़ पॉसिबल है। यूज़ करने के लिए देते हैं बट ट्रांसफ़र करने का पावर नहीं देते हैं। ट्रांसफ़र करने का पावर इसीलिए नहीं देते क्योंकि मान लो मेरी टैक्सी है, मैंने आपको यूज़ करने के लिए दिया, तो मैंने आपको बोला है राइट टू यूज़, ओके, राइट टू यूज मैंने दिया, बट यू कैन नॉट ट्रांसफर, यू कैन नॉट ट्रांसफर माई कार इन यूर नेम, यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट कार टू समवन एल्स नेम, ऐसा अलाउड नहीं करते। ओके, अंडर जीएसटी रिजाइम सच लाइसेंस, लीज, रेंटल विथ और विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज आर कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन सच सप्लाई। टाइटल का मतलब क्या होता है, याद रखना, टाइटल का मतलब होता है यहाँ पे ओनरशिप। कहीं पे भी आप पढ़ते हो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती तो याद रखने का, कहीं पे भी वो लोग बोलते हैं टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो यहाँ पे हम ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करते, लाइसेंस, लीज, रेंटल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए हम उसको सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस। तो उन्होंने बोला सच ट्रांजेक्शन इज स्पेसिफिकली ट्रीटेड एज सर्विस अंडर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 हमें देखने का बाकी है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। फिर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समथिंग इन रिटर्न, not necessary money, it can be anything, okay, so consideration does not always mean money, it can be anything, it can be goods, it can be service, it can be anything, but definition हम देखते हैं ना consideration की, तो बहुत interesting definition है, तो चार्ट में दिया है, ध्यान से देखो, एकदम शांति से, एक आध पॉइंट टेक्निकल है और ध्यान रखने जैसा है। सर कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्यों पढ़नी है, सप्लाई की डेफिनेशन में क्या था, 8 चीज़ होनी चाहिए प्लस कंसिडरेशन हो जाए। समवन टोल्ड मी, समवन आस्क्ड मी ऑन व्हाट्सएप, आई डोंट रिमेंबर नेम, कि सर हमने से फॉर एग्जाम्पल यार डीलिंग इन ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स पता है ना, ठंड में हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर डीलिंग इन ब्लैंकेट्स, तो ठंडी की सीज़न है और हमें ऐसी इच्छा हुई कि चलो कुछ अच्छा काम करते हैं ओनर को, तो उसने गरीबों में रात को 100 ब्लैंकेट्स बांट दी जो सो रहे थे उसको। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर हमने इसकी चैरिटी कर दी तो क्या उस पर जीएसटी लगता है? सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड इट्स क्रक्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन यू आर ऑलवेज इन डेंजर जोन, क्योंकि ये डेफिनेशन में क्या था, ये 8 चीज़ होनी चाहिए और कंसिडरेशन होना ही चाहिए। कंसिडरेशन में एंड है,
ओके ऐसा नहीं है कि कोई भी एक, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स सर्विस सप्लाई लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल मोड एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन ही नहीं है कोई ट्रांजैक्शन के अंदर, आप समझो कंसीडरेशन ही मिसिंग है, तो उसका मतलब क्या होगा, कंसीडरेशन मिसिंग है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में निकल गया, सप्लाई की डेफिनेशन में से आप बाहर हो, तो उसका मतलब सब चैरिटी जब आप करते हो इट इज़ नॉट अ सप्लाई बिकॉज कंसीडरेशन इज मिसिंग and it is not a supply, so there is no GST on charity, remember that। आप कभी किसी को चैरिटी करते हो आपके बिजनेस मॉडल में तो उस पर GST नहीं लगता। हाँ, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा, आपने खर्चा कर दिया, आपके गुड्स जाएंगे, बट उस पर GST नहीं लगता। सो दैट थिंग हैज़ टू बी वेरी क्लियर। सो व्हाट इज कंसिडरेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंसिडरेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सी यू डोंट मर्ज DT एंड IDT डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है ना तो उसको अलग रखो क्योंकि ये अलग ही है। ओके थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक होता है बट इतना एक्सट्रीम नहीं। हाँ चैरिटी पे आपको 80G में डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में, ओके वो सब है, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, 80 की सेक्शंस में डिडक्शन आपको मिलेगा। आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग अबाउट DT। मैं है ना जनरली मेरे लेक्चर में DT के बारे में बात ही नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इटसेल्फ इट्स बिग, इन फाइनल इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, ओके तो ज़रूरत नहीं है, आप पूछते तो मैं बता देता हूँ, बट GST एंड IDT डोंट मर्ज एवरीवेयर, सॉरी DT एंड IDT डोंट मर्ज एवरीवेयर, इट्स अ डिफरेंट। फ्रॉड वर्ड होने के चांसेस है और चैरिटी में मैक्सिमम लोग फ्रॉड ही करते हैं, ओके इसीलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस NGO को बैन कर दिया है, 1 लाख प्लस, वो चोरी करते हैं और कुछ करते नहीं, बहुत ही कम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करते हैं, जेन्यून होते हैं, बाकी मैक्सिमम पीपल दे डू ऑल दिस थिंग ओनली। रेंडमली आप जाके बोलोगे ना मुझे रसीद चाहिए 50,000 की तो दे देंगे, आप उसको 10,000 रुपये चैरिटी दोगे तो वो 50,000 का भी रिसिप्ट दे देता है आपको, ओके फॉर गेटिंग बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एंड एक्सेट्रा। सो कमिंग बैक टू व्हाट एग्जैक्टली इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इन मनी, आप पैसे देते हो और अदरवाइज फॉर सप्लाई, पैसे देते हो या कुछ भी और, या फिर मॉनिटरी वैल्यू फॉर एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ सप्लाई। फॉरबियरेंस मीन्स कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी फॉर नॉट डूइंग द वर्क, कंसिडरेशन इज मोस्टली फॉर डूइंग वर्क, कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी फॉर नॉट डूइंग वर्क, मीन्स एक्सक्लूसिव वर्क के लिए भी आपको कंसिडरेशन मिल सकता है। से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फैकल्टी इन MS यूनिवर्सिटी, MS University says that in an agreement कि भाई what we are giving you is say 50,000 for teaching and 20,000 is our non-competitive agreement, means you cannot teach at your own class, you cannot teach at any other university, you cannot teach this subject anywhere else in Baroda। सो आपको जो 40 + 60,000 के टोटल अमाउंट जो भी मिला उसमें काम करने के भी पैसे हो सकते हैं, काम नहीं करने के भी पैसे होते हैं। तो जनरली जब कोई भी ब्रांड एम्बेसडर होता है they are taking money for forbearance also। So I keep on giving a standard example कि Amitabh Bachchan, he is a brand ambassador of Dabur Chyawanprash, so you can never find Amitabh Bachchan in advertisement of Sona Chandi Chyawanprash or Patanjali Chyawanprash। Why? Because he has done that agreement कि for doing advertisement of Dabur Chyawanprash I will take 1 crore and for not doing advertisement of any other brand I will take 1 crore, so total is 2 crore divided in that segment, okay yes। कंसिडरेशन में आता ही था बचपन में फॉर डूइंग वर्क और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग नॉट डूइंग वर्क, ओके तो आपको पैसे जो है वो दोनों के मिल सकते हैं, दैट इज बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। पैसे आपको मिलते हैं तो भी चलेगा, किसी और को मिलेगा तो भी चलेगा, आपको पता है ना मनी कैन फ्लोट फ्रॉम एनी एंगल, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अलाउड, सो मनी शुड बी फ्लोड। दूसरा डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज ए पेमेंट, नाउ दिस इज स्लाइटली टेक्निकल, थोड़ा ध्यान रखना वरना नहीं समझ में आएगा, पहले से बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखो वरना नहीं समझ में आएगा। डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज अ पेमेंट ओनली, डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट ओनली when the supplier applies such deposit as consideration for said supply। Deposit to be considered as payment only when the supplier applies such deposit as a consideration for said supply। सर ये क्या था? देखो डिपॉजिट क्या होता है जनरली, डिपॉजिट इज नॉट लायबल फॉर GST, रिमेंबर दैट।
deposit is not liable for GST. Remember. Why? Because deposit is generally refundable. तो आपको अभी पैसे मिले हैं और आपको 2 साल के बाद 6 महीने के बाद वो वापस दे देने हैं, तो उस पर जीएसटी किस बात का? ये तो इनकम ही नहीं है. सो डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल इन नेचर इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी. तो उन्होंने ऐसा ही बोला है कि डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट, उसको तभी जीएसटी में लेंगे जब ओनली व्हेन सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज ए कंसिडरेशन फॉर सेड सप्लाई. अगर आप उसको कंसिडरेशन लेते हो तो, वरना नहीं. सर क्या मतलब हुआ इसका? लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, say we have Dev, say we have Dhaval, we have Anis. तो इन लोगों ने एक दिन 31st की पार्टी रखी, साथ में और टोटल मिला के सब 30 फ्रेंड्स हैं. तो क्या था पार्टी में कि दे हैव ब्रॉड कोल्ड ड्रिंक्स एंड एक्सेट्रा. तो वो लोग दुकानदार के पास गए और उन्होंने बोला कि 10 रुपये की कांच की बोतल चाहिए. ओके, 10 रुपये वाली. तो एक्चुअली 30 लोगों के 10 रुपये के हिसाब से 300 होने चाहिए, बट उसने क्या बोला कि भाई ये बॉटल मुझे वापस चाहिए क्योंकि ये 10 रुपये अंदर के ड्रिंक के हैं, कांच की बोतल के नहीं. तो उसने आपसे 200 रुपये डिपॉजिट लिया. सो टोटल 500 रुपये. सो व्हाट धवल हैज पेड टू शॉपकीपर इज 500, बट दैट 500 इंक्लूड 300 गुड्स एंड 200 इज डिपॉजिट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ सिनेरियो कि उन्होंने शांति से पार्टी वार्टी की और कल सुबह जाके उन्होंने सारी की सारी 30 बॉटल्स, ओके, यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले क्या दिया? 30 बॉटल्स रिटर्न. अगर आप 30 बॉटल्स पूरे की पूरी रिटर्न कर देते हो, सो इन दैट केस यू गेट 200 रिफंड विच वॉज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो उस केस में क्या होगा? उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर जीएसटी नहीं लगता. बट लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि इन लोगों ने रात को थम्सअप कोको कोला की बोतल के साथ एक दो और बोतल खोली पर, और कहीं से सेटिंग वेटिंग करके, और फिर बॉटल मिक्स भी किया. अज्यूम, टेक अ वाइल्ड एग्जांपल. ओके, ऐसा कोई करेगा नहीं, मुझे पता है. सी के बच्चे सब टैलेंटेड होते हैं पढ़ने में, और ये सब गलत आदतें नहीं होती, और होती है तो फिर सीए की डिग्री नहीं होती. वो दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट है अनलेस यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो इन दैट केस 30 इंटू 10 जो बॉटल्स थी उनकी 10 रुपये वाली, उसमें से रात को उन्होंने दूसरी एक दो बॉटल खोली, फिर मस्ती वस्ती की रात को, और फिर सुबह उठे तो पता चला कि 30 बॉटल में से 15 बॉटल टूट गई है, या 30 बॉटल में से 10 बॉटल टूट गई है, व्हाट्सएवर. तो अब क्या होगा कि इसमें से 20 बॉटल्स आपकी प्रॉपर है एंड 10 बॉटल्स आर ब्रोकन. 10 बॉटल्स आर ब्रोकन. सो व्हाट विल हैपन? ये जो 200 रुपीज़ का आपका डिपॉजिट था, ओके, उसके अंदर ऐसा मान लो कि एक 10 रुपये की बॉटल थी, तो 200 डिपॉजिट में से 10 बॉटल ब्रोकन इंटू 10 रुपीज़ बॉटल 100 डिडक्टेड, and you get a refund of only 100. These 100 will be taken by shopkeeper. These 100 will be taken by shopkeeper. यानी आपका जो डिपॉजिट था उस डिपॉजिट को उसने कंसिडरेशन में कन्वर्ट कर दिया. तो इन दैट केस these 100 rupees is liable for GST. These 100 rupees is liable for GST. So I am reading that text again. Consideration आपको सप्लाई करने की वजह से मिला. डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट. जनरली डिपॉजिट इज रिफंडेबल नेचर, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बट इट विल बी कंसीडर्ड एज पेमेंट, मीन्स इट विल बी कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन ओनली व्हेन द सप्लायर, यानी जो शॉपकीपर था, वो अप्लाइज सच डिपॉजिट, आपकी जो डिपॉजिट थी उसे कंसीडरेशन में कन्वर्ट कर रहा है फॉर द सेड सप्लाई, तो उस पर जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा. आई होप इट इज क्लियर. Still, if you have any doubt on this, you can ask. Then we'll go ahead. Anyone? $300 पे तो लगेगा ही ना जीएसटी, वो तो गुड्स है, वो तो कोको कोला है.
पेमेंट मीन्स रिफंडेबल, ऐसा क्या पेमेंट? हाँ, उस वो वापस देगा। आपने ऑलरेडी 200 रुपये दिए थे, उसमें से 100 उसने काट लिए और 100 आपको रिफंड दे दिए। उसने जो 100 रुपये रखे उस पर जीएसटी लगता है। हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग ये 100 रुपये नहीं होते, 100 प्लस 18 होते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करेंगे। सी 18% ऑल्सो यू आर प्रिज्यूमिंग, ऑलमोस्ट इट इज़ नॉट लाइक दैट 18 इज़ वेरी कॉमन परसेंटेज, बट हर प्रोडक्ट पे 18 लगता है ऐसा नहीं होता, वो देखना पड़ेगा कांच पे कितना रेट है। आई एम जस्ट टेलिंग इट विल बी लायबल फॉर जीएसटी और नॉट। डोंट फोकस ऑन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए पूरा चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, उसमें सम्स आते हैं। अभी तो हम समझ रहे हैं खाली जीएसटी लगेगा कि नहीं। इज इट ओके? और दूसरा वो लोग बोल रहे हैं एक्सक्लूडिंग, यानी कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी विच इज गिवन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर सेंट्रल और स्टेट आपको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसे कंसिडरेशन में हम नहीं गिनेंगे, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? से उनका इंटेंशन कैसा है कि देखो आप कोई ऐसा अच्छा काम कर रहे हो जिसमें सेंट्रल और स्टेट आपसे कनेक्टेड है। से फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग इन से सीविंग मशीन, मैं सीविंग मशीन बना के बेच रहा हूँ जनरली 10,000 रुपीज़ में, और 10,000 रुपीज़ पे मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ 18%, और मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। अच्छा बिजनेस चल रहा है। अभी सरकार को ऐसा पता चला कि इनका सीविंग मशीन अच्छा है और उनको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गांव में उनको सीविंग मशीन पहुंचाने हैं गांव गांव में। तो उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर एक काम करते हैं, सीविंग मशीन आप बनाओ, हम आपसे 1 लाख सीविंग मशीन देंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको सीविंग मशीन है ना, जो लेडी है, जो नीडफुल है और हमारे फिल्टर क्राइटेरिया में वो कवर होती है, ओके, दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एक्सेट्रा, तो आपको उनको सीविंग मशीन 4,000 रुपये में दे देने का। तो मैं बोलूँगा पागल हूँ मैं 10,000 में मार्केट में देता हूँ, क्यों दूँ 4,000 में, मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो बोलेंगे आप समझो, आपको वो लेडी से या वो परिवार से आपको 4,000 लेना है और 6,000 रुपये मैं आपको दूंगा, मीन्स 6,000 गवर्नमेंट विल गिव मी सब्सिडी ऑफ 6,000 रुपीज़ फ्रॉम कस्टमर। आई एम गोइंग टू चार्ज हाउ मच, 4,000 रुपीज़। तो जीएसटी 10,000 पे नहीं लगाने का। सरकार क्या बोलती है, जीएसटी 10,000 पे नहीं लगाने का, जीएसटी आपको सिर्फ 4,000 पे लगाने का। कंसीडरेशन की डेफिनेशन में से गवर्नमेंट सब्सिडी को एक्सक्लूड करना है। ओके, गवर्नमेंट सब्सिडी को एक्सक्लूड करना है। अननेसेसरी प्राइस बढ़ जाएगा, हम तो सेवा करने बैठे हैं, तो आप 4,000 पे जीएसटी लगाओ, 6,000 पे मत लगाओ। दिस इज व्हाट एक्सक्लूजन। ओके, तो अगर कोई ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट आपको देने वाली है, दैट इज एक्सक्लूडिंग सब्सिडी विच इज गिवन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन में से हम निकाल देंगे। और सुनो, वो कोई पागल नहीं है, सरकार इंटेलिजेंट ही है। क्यों? क्योंकि जब आप ये सीविंग मशीन बेचने जाओगे ना, तो कस्टमर आपको तुरंत 4,000 देगा, सरकार आपको 6,000 कब देगी? तुरंत। वो तो कितना टाइम लगाएगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, ये लेडी लेके गई, उसका घर ये है, उसका एड्रेस ये है, वो 2 सीविंग मशीन नहीं लेके गई, इतने सारे प्रूफ देने के बाद वो आपको 6,000 देगी। और सरकार बदल गई तो 2-4 साल बाद भी मिलते हैं। इसीलिए अगर आपको पैसे ही नहीं मिले ये 6,000, तो उस पर टैक्स कैसे भरोगे आप? हम सरकार को बोलेंगे पहले तुम 6,000 दो, उसके बाद टैक्स दूंगा। नॉर्मल ट्रांजैक्शन, सरकार ने बोला 4 इससे लो, 6 मैं दूंगा, साल खत्म हुआ टैक्स भरने के लिए आया, महीना खत्म हुआ टैक्स भरने के लिए आया। वो बोलेगा आपने 100 मशीन बेचे ना, 100 मशीन इंटू 10,000, 100 मशीन इंटू 10,000, इस पे टैक्स भरो। हम क्या बोलेंगे, मुझे 6,000 अभी सरकार ने दिए नहीं, मुझे जब पैसे मिलेंगे सरकार से फिर मैं सरकार को जीएसटी दूंगा। सरकार बोलेंगे ऐसा नहीं, आपको जो मिले उस पर भर दो, हम जो आपको पैसे देंगे उस पर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। ओके, so that you have to remember. So specifically, if you are summing up the definition of consideration, you have to understand consideration is for doing some work and consideration can be for not doing some work. Okay, पैसे आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, that is not important. You can get it from party, you can get it from government also. But if you are getting money from government in a form of subsidy, be it central, be it state, तो उसे कंसिडरेशन में नहीं गिनते। ओके, बट अगर आपको डिपॉजिट है तो डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता। सुनो ध्यान से, डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन डिपॉजिट इफ यू अप्लाई एज ए कंसिडरेशन, तो उस पर जीएसटी लगता है। ओके, वरना जीएसटी नहीं लगता। इज इट ओके?
ये जब 2017 में जीएसटी आया ना, ये डिपॉजिट पे सबसे ज़्यादा खेल खेला रिलायंस ने। ओके, बोल देता हूँ मैं आपको कि अभी अभी एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, उसमें अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते, बट क्या होता है, देर इज अ स्कोप, ट्रिमेंडस स्कोप व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ प्रोविजन। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सिंपल। व्हेन दे लॉन्च देयर फोन, आपको पता है उन्होंने उनका फ़ोन लॉन्च किया था ब्लैक कलर का, व्हेन जियो वॉज लॉन्च इनिशियली। टेलीकॉम, रिलायंस टेलीकॉम वॉज ऑफ अनिल अंबानी, मुकेश ब्रदर। मुकेश लॉन्च विथ जियो, मुकेश अंबानी लॉन्च विथ जियो। तो उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया था, और सिर्फ कितने रुपए में दिए फ्रेंड्स, 1500 रुपये में, 1500 रुपीज़ में फ़ोन। उसमें 1 साल कॉलिंग वॉलिंग फ्री, 1 साल तक इंटरनेट फ्री, ओके, सब फ्री। और क्या नाम दिया था इसको कि दिस इज़ अ डिपॉजिट एंड यू गेट इट रिफंड आफ्टर 3 years, यानी आपके 1500 आपको वापस मिल जाएंगे। सो डियर फ्रेंड, दिस इज फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। सो एज पर जीएसटी, इफ यू गो एज पर जीएसटी, or even if we talk about as per income tax, deposit is nothing but taking a loan and you repay it, it is not your income. किसी से पैसे लेना और वापस दे देना तो वो तो इनकम है ही नहीं, डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं है। अब ऐसा मान के चलो कि पूरे इंडिया में 130 करोड़ में से, यूँ तो ज़्यादा होंगे लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि 2 करोड़ लोगों ने ये फ़ोन लिया होगा, ज़्यादा लिया होगा बट अज्यूम करो 2 करोड़। सो व्हाट अमाउंट रिलायंस गेट्स, 3000 crore as a deposit, and if it is as a deposit you are not liable to pay anything on that, जीएसटी कुछ पे करना नहीं है। खेल यहाँ पे नहीं है डियर फ्रेंड्स, खेल अब होगा 2020 में, या हो भी गया 21 में। अब क्या होता है, ये जो डब्बा जैसा फ़ोन होता है ना, कोई 3 साल तक संभाल नहीं सकता। आपके नॉर्मल फ़ोन ही 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं, जो स्मार्टफोन होते हैं। ओके, 3 साल तक आप डॉक्यूमेंट्स ही नहीं संभाल पाते। आजकल है ना, बच्चे, आपकी मार्कशीट होती है ना, वो भी आप खो जाते हो। 1 साल के बाद आपको ही ढूंढनी पड़ती है मार्कशीट कहाँ है, फाइल कहाँ है। ओके, जो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ टाइम दिखाना है, वो भी आप खो देते हो। तो ये तो नॉर्मल सा एक बिल था जो डिपॉजिट था। अब क्या होता है, उनको ये इनकम हुई, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, यू गॉट अ फंड। उसके बाद जब 3 साल के बाद, अब होना क्या चाहिए, ये आपको 3000 करोड़ वापस दे देने हैं। बट फैक्ट ऐसी होती है कि इसमें से 99% तो वापस ही नहीं आते हैं, 1% वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला था कि आपको फ़ोन रखना है। ओके, 1% ओवर हियर इज ओनली से 30 करोड़, बाकी के तो आते ही नहीं है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? जो आते हैं उनको वापस दे दो, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो नहीं आते वापस, जो नहीं आते वापस, अगर उसको भी आप ऑन पेपर, आपके पास देखो ये 2 करोड़ लोगों का डेटा तो है, आपके पास 2 करोड़ लोगों का डेटा तो है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डेटा तो था ना, आपने चीज़ दिए तो। अगर उसी 2 करोड़ लोगों को आप दिखाते हो ऐसा वाउचर में कि मिस्टर एक्स आए थे, ध्यान से सुनो, मिस्टर एक्स आए थे और उन्होंने फ़ोन वापस दिया और हमने उनको 1500 रुपये वापस दे दिए, फिर साइन या स्टैम्प या साइन या स्टैम्प, 1500 रुपये से वेरी नॉमिनल अमाउंट। आपने बुक्स में ऐसा दिखाया, बुक्स में यू कैन ऑलवेज मैनिपुलेट इन बुक्स, आपने बुक्स में ऐसा दिखाया कि 3000 करोड़ आए, 3000 करोड़ गए, और टेक्निकली ऐसा हुआ है कि ये पैसे गए ही नहीं, आपके पास ही है, बट बुक्स में चले गए, बुक्स के अंदर से चले गए। सो यू मेड अ मनी, यू मेड अ सीक्रेट मनी ऑफ दिस एंटायर ट्रांजेक्शन, नो वन विल गेट आइडिया। से फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर का जासूस जाग गया अभी, तो अभी आप चैट में लिखना शुरू करोगे, सर लेकिन कोई इंटेलिजेंट बंदा है तो चेक करेगा तो पता नहीं चलेगा। देखो 1500 रुपये कैसे आप साबित करोगे गलत? आप ऑफिसर हो, क्या करोगे, उसके घर पे जाओगे चेक करने के लिए, और मान लो कि प्लान्ड वे में उन्होंने सब किया है तो एड्रेस उन्होंने लिखा ही नहीं। यहाँ पे जब 1500 दे रहे हैं तो उन्होंने एड्रेस लिखा ही नहीं, और पुराने डेटा में से भी वो एड्रेस डिलीट कर सकते हैं, सब सिस्टम में है। एड्रेस रखा है नहीं, सिर्फ नाम रखा, उसका साइन रखा, 1500 रुपये कर दिया और पैसे गए। Okay, so actually what is happening, they are taking as a deposit, they are not returning, they are keeping money with them, but on paper they will show, on paper they will show that money is gone to parties,
मनी इज गिवन टू 2 करोड़ पीपल बट एक्चुअली मनी हैज़ नॉट फ्लोन। वो पैसे उनके ही पास हैं और उन्होंने वापस किसी को दिए ही नहीं। ओके, आधे लोगों को समझ में आया, आधे लोगों को नहीं समझ में आया। नहीं दिए वापस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप समझे ही नहीं। ये पैसे लोगों से लिए। मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास 1500 रुपये का जियो का फ़ोन था 2017 का, आपने वो संभाल के रखा होगा, 3 साल के बाद मुझे इसका रिफंड लेना है वो डॉक्यूमेंट। और मान लो आपके पास है भी तो आप जाओगे जियो के स्टोर में कि लो मुझे पैसे वापस, तो कोई नहीं जाता। मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आपको पता है आपकी स्कूल के अंदर आपने जब एडमिशन लिया था ना बचपन में, तो आपने एक कॉशन मनी पे किए थे। सब स्कूल में कंपलसरी है, इंक्लूडिंग यूर स्कूल। आपने कॉशन मनी पे किए थे। कॉशन मनी का मतलब क्या होता है, जब आप स्कूल में मस्ती करते हो और स्कूल का पंखा वंखा आपने मोड़ दिया तो उसमें से वो लोग पैसे काट लेंगे। व्हेन यू टेक एडमिशन इन स्कूल इट इज़ ऑलवेज देयर, इट इज़ नोन एज कॉशन मनी। और वो कितना रुपए होता है, इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, 800 और 1000 रुपीज़। आप जब एडमिशन लेते हो तब, व्हेन यू आर इन सीनियर के जी यू पे दिस, एंड दिस अमाउंट इज रिफंडेबल व्हेन यू कम आउट आफ्टर 12th। आप 12th के बाद, आपकी मार्कशीट लेने के बाद, अगर आप स्कूल में जाके आप बोलोगे ना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको, आप स्कूल में जाके एडमिन को बोलोगे मुझे मेरे कॉशन मनी वापस लेना है, तो आपको क्या बोलेंगे, हाँ दे देते हैं, जाओ रिसीट लेके आओ। क्या बोलेंगे वो आपको, रिसीट लेके आओ, ऐसा बोलेंगे। तो आपके पास 12-15 साल पुरानी रिसीट होगी, तो आप कैसे जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि आपको ये पैसे लेने हैं। मैं बैठ बोलता हूँ जितने स्टूडेंट है सबके कॉशन मनी स्कूल के पास है, वो खा गए पैसे, किसी को पता नहीं चलता। हाउ यू विल गेट आइडिया। बट नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कि जो स्कूल के एडमिन टीम होती है ना, वो क्या करती है कि इस साल जो 12th के बच्चे पास हुए ना, 12th के बच्चे चले गए ना, तो उसके 3 महीने बाद वो लोग रिसीट की जगह पेमेंट वाउचर बनाते हैं। पेमेंट वाउचर कि भाई ईसा उसके 800 रुपये लेके गई कैश में, जैनील उसके 800 रुपये कैश में लेके गया, हसन अली उसके कैश में लेके गया। एक्चुअली तुम में से कोई लेके नहीं गया, बट वो बुक्स में डिपॉजिट दिखा रहे थे कि डिपॉजिट आई थी, अब ऐसा दिखाएंगे डिपॉजिट चली गई, लेकिन पैसे कहीं नहीं जाते, वो उनके पास ही रहते। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको। से वी हैव वन किड, साक्षी दवे, शी इज टेलिंग सर आई हैव टेकन रिफंड ऑफ कॉशन फी, बट बिलीव मी, टेल मी, पुट इट इन चैट कॉलम, बी ऑनेस्ट, आपको पता भी था ये कॉशन फी रिफंड लेने की होती है। एक लड़की ने लिया है, बाकी किसी को तो पता भी नहीं होगा कि ये कॉशन मनी वापस लेना है। सी वी आर नॉट दैट मच कंसर्न नाउअडेज अबाउट मनी। ओके, और छोटी छोटी अमाउंट में हम कहाँ उतना टाइम निकालते हैं। आप लोग कहाँ निकालते हो यार, ये सब बातें हैं। अभी भी मान लो मैं, आप मेरी बात देखोगे ना, ऐसा आई हैव रीजनेबल मनी, बट मेरे जूते अगर फट जाते हैं ना, तो मैं अभी भी है ना, ये रोड पे कहीं पे निकलता हूँ ना, तो मैं मोची को ढूंढता हूँ। मोची, कॉबलर, सुना है आपने। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, खाली जेनरिक, वी आर आउट ऑफ सिलेबस। आपके घर पे आपके 3 पैर 4 पैर होंगे ना, आपके जूते थोड़े भी घिसते हैं या थोड़े भी फटते हैं ना, तो हम रिपेयर नहीं करवाते। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो रिपेयर करवाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सीधा नया ही बाय कर लेते हैं। सो देर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट है। नहीं, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, 3 साल आपने ये फ़ोन यूज़ किया 1500 रुपये का, आप वापस लेने ही नहीं जाओगे। आप लेने ही नहीं जाओगे। एंड व्हाट रिलायंस विल डू, रिलायंस विल पुट इट ऑन पेपर दैट वी हैव गिवन 1500, वी हैव गिवन 1500, वी हैव गिवन 1500, बट टेक्निकली इट इज देयर इनकम। इट्स अ ब्लैक मनी ओनली, ऑब्वियसली। इसमें क्या क्वेश्चन पूछने का, ब्लैक मनी है, ये पैसे बना लिए उन्होंने, और ऑन पेपर क्या दिखाएंगे, पैसे चले गए। आर यू गेटिंग इट और नॉट। सो ये डिपॉजिट वर्ड, ये लॉ जो होता है ना, उसमें से इस तरह से दे मैनिपुलेट करते हैं कि लीगली आपको ऐसा लगेगा कि डिपॉजिट लिया, जीएसटी नहीं है, डिपॉजिट वापस दे दिया, जीएसटी नहीं है, और पैसे इसमें से बना देते हैं वो लोग। तो दिस इज द वे हाउ दे प्ले। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द, एंड दे आर नॉट कंसर्न ऑल्सो फॉर पेटी अमाउंट। दूसरा, 1500 इतनी छोटी अमाउंट है, आप कैश में दिखाओगे, आप बैंक से पेमेंट भी नहीं करोगे, छोटी अमाउंट है। ओके, 50 लाख होती, 5 लाख होती, 20,000 होता तो भी बड़ी अमाउंट है। 1500 में क्या, डायरेक्ट टैक्स भी नहीं लगता इस पे, पैसे यार पैसे चले गए। ओके, मान लो कोई आपके अंदर डिटेक्टिव जाग गया, जो मैं बोल रहा था, उसमें से कोई ऐसा बोलता है कि सर कोई डिपार्टमेंट का पर्सन आया
और वो बोलेगा ओके चलो आपने 2 करोड़ का रिफंड, 2 करोड़ लोगों को रिफंड दे दिया, ओके मुझे आपके 2 करोड़ फ़ोन देखने हैं, क्योंकि रिफंड तो आपने कब दिया था, आपके पास फ़ोन आए थे तो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? जस्ट आई एम टेलिंग कि अगर आपके अंदर डिटेक्टिव है और आपको ऐसा दिमाग में आया कि सर पैसों का तो ठीक है, लेकिन कोई इंटेलिजेंट बंदा था कि फ़ोन आप वापस दो तो हम आपको रिफंड करेंगे, तो फिर सर 2 करोड़ फ़ोन कहाँ है? तो अब देखो कोई ऑफिसर आएगा, सबसे पहले तो उसके पास दिमाग होना चाहिए। 2 करोड़ आपके पास फ़ोन आए तो आप डिपार्टमेंट के लिए कोई बड़ी सी जगह रख के 2 करोड़ फ़ोन थोड़ा उसके लिए संभाल के रखोगे? ऐसा कोई प्रोविज़न होता है लॉ में कि आपको कोई भी चीज़ का सबूत रखना पड़ेगा और इतनी जगह का रेंट इनकम टैक्स वाले देने वाले हैं? हम क्या बोलेंगे सर फ़ोन आते गए हम स्क्रैप करते गए, हमने तो उसको स्क्रैप कर डाला सर, क्या करेंगे उसका प्लास्टिक का? तो हम पूरी बिल्डिंग के अंदर रखेंगे 2 करोड़ फ़ोन, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको दिखाना है। यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू एंड दैट वुड बी अ जेन्यून आर्ग्यूमेंट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? देयर विल बी अ जेन्यून आर्ग्यूमेंट कि हम आपके लिए 2 करोड़ का फ़ोन संभाल के क्यों रखें, हमें और कुछ काम नहीं है ज़िंदगी में। और मान लो कोई ओवर स्मार्ट बंदा आ गया, कोई ओवर स्मार्ट, और उसको ऐसा लगा कि नहीं अभी तो मैं मुकेश अंबानी को पेल ही देता हूँ, चलो तो इतने पैसे हैं ये ट्रांजैक्शन के अंदर, इनकम टैक्स ऑफिसर का क्या वैल्यू होगा? जेन्यूनली ईमानदार हो तो वैल्यू नहीं होता, प्राइसलेस होता है, वो अलग बात है। पर कितने लोग अगर गवर्नमेंट में जॉब करना, अगर ये इंटेंशन होता है कि मुझे ऑनेस्टी रखनी थी इसीलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में गया, तो तुम लोग सब क्यों नहीं गए? यानी मैं तो पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको ऐसा है कि मुझे ऑनेस्टली काम करना था, ये था वो था, इसीलिए मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ, तो वो अपने आप में ही एक जोक है। पुराने ज़माने की बात भूल जाओ, अभी की बात करो। ओके अगर वही इंटेंशन था तो आप गवर्नमेंट जॉब करते ना, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो सीए? देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग ऑल दैट थिंग। ओके तो यहाँ पे इसमें से 1 करोड़ ऑफिसर को दे देंगे तो वो घर पे जाके सो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा करोड़ है। चलो कम बैक, लेट्स नॉट गो इन मोर डिटेल। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि डिपॉजिट वर्ड पे खेल सकते हैं अगर आपको खेलना है तो। और सब्सिडी मैंने आपको क्या बोला, सब्सिडी कौन सी एक्सक्लूड होगी? जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होगी। किसी और की सब्सिडी होगी तो एक्सक्लूड नहीं होगी, किसी और की सब्सिडी होगी तो एक्सक्लूड नहीं होगी, याद रखना। सर इसका क्या मतलब? से फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन करवा रहा हूँ, ओके से आपकी फ़ीस कितनी है? 50,000 प्लस जीएसटी 59,000। से इंटर की फ़ीस 59,000 है, ओके मान लो कोई आप में से बहुत टैलेंटेड बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, एंड वी हैव वन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड वे, आपने सुना होगा, गरबा वरबा के लिए फेमस है बड़ौदा में। सो यूनाइटेड वे स्पॉन्सर्स टू ब्राइटेस्ट किड। तो मेरे पास ऐसे बच्चे आए जिसमें से 59 में से 40 यूनाइटेड वे इज पेइंग and 19,000 student is paying. So it is one form of subsidy only which I am getting from someone else. So I am getting 59,000. तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर जीएसटी किस पे लगाने का? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सब्सिडी ओनली। तो सब्सिडी 40,000 आई, यानी बच्चे के लिए तो सब्सिडी है, बच्चे के लिए तो क्या है 19 उसको पे करने का, बाकी का कोई और पे कर रहा है, बच्चे के लिए सब्सिडी है। मुझे किस पे जीएसटी भरना है? टोटल 59,000। सर क्यों? सब्सिडी है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है नहीं। यहाँ पे सरकार क्या बोलती है, देखो सर आपको तो मिल गए ना 59, आपको 59 पे जीएसटी भर देने का। तो सर वहाँ पे क्यों नहीं? मैंने क्या बोला, वहाँ पे गवर्नमेंट पैसे ही नहीं देती। गवर्नमेंट से पैसे लेना यानी अपने बोल सकते हैं लोहे के चने चबाने जैसी बात है। इट विल टेक 1 ईयर, इट विल टेक 2 ईयर लाइजनिंग करने का, खुद के पैसे निकालने के लिए पैसे खिलाने पड़ते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट कि सब्सिडी अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि किसी और पार्टी की, कोई थर्ड पार्टी का अगर आपको सब्सिडी मिलता है तो चाहे टैक्स भरना पड़ेगा। सरकार क्या बोलेगी, आपको मिले ना पूरे पैसे, बस जीएसटी भरो, बात खत्म। सो मेनी टाइम्स जो लिखा है वो तो डियर फ्रेंड्स हमें पढ़ना ही है, आप समझो, जो लिखा है उसे तो समझना ही है, जो नहीं लिखा है वो भी अगर हम इनसाइट ले सकते हैं सो इट विल बी हेल्पफुल। ओके नाउ देयर वर सो मेनी सिनारियोज जिस पे डिस्प्यूट हुए, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए नोटिफिकेशन बाहर निकाले। ये सब नीचे नोटिफिकेशन थे, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाले।
But let me ask you, and then we'll go in notification based on your common sense. What do you suggest? Okay, आप क्या suggest करते हो उस पे जाते हैं. So let me ask you question 2-3 based on consideration which is a part of syllabus only. हाँ, तो ध्यान रखना है आपको. दोनों पे जीएसटी लगेगा. 59 टोटल इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ओके, जो आप सब्सिडी लेते हो और आप रिफंड देते हो वो रिफंडेबल सब्सिडी होती है. उसको सब्सिडी बोलते ही नहीं है, उसको लोन ही बोलते हैं. वो खाली नाम के लिए सब्सिडी होती है. इट इज डिफरमेंट ऑफ अमाउंट. डिफरमेंट ऑफ अमाउंट इज डिफरेंट थिंग, सब्सिडी इज डिफरेंट थिंग. ओके, 90,000 पे भी जीएसटी लगेगा या 90 पे भी लगेगा, 50 पे भी लगेगा. टोटल पैसे जो है उस पर जीएसटी लग जाएगा. चलो कम बैक. यू डोंट गो इन अमाउंट डियर फ्रेंड्स. मैंने आपको अमाउंट का कैलकुलेशन समझा ही नहीं है. आप जीएसटी लगेगा कि नहीं उस पर फोकस करो. अमाउंट के लिए पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है. ओके, आई एम टेलिंग टू एवरीवन, डोंट फोकस ऑन अमाउंट. मैं चैप्टर क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? सप्लाई. जीएसटी लगेगा कि नहीं, सर कौन सी अमाउंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पूरा मैथ्स है. वो चैप्टर नंबर 5 है ना, उसमें खाली मैथ्स ही करने का है. अभी आप अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो जाओ. ओके, अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो जाओ. दैट इज अ एंटायर चैप्टर. अभी जीएसटी लगने तो दो. हाँ या ना उसमें ही खेलना है अभी. ओके, अमाउंट पढ़ेंगे हम. आपको, मुझे तो ऐसा लगता है एक ही लेक्चर में पूरा जीएसटी सबको सीख लेना है. कीप इट पेशेंस, कर रहे हैं धीरे धीरे. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल वी हैव चिंतन. चिंतन हैज गिवन 1 lakh rupees as a donation to BAPS temple. ओके, तो BAPS टेम्पल जो है उन्होंने मेन गेट पे नाम लिखवाया कि भाई श्री चिंतन ने BAPS में 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है. होता है ना कई जगह पे, आप जैन टेम्पल्स में जाते हो तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा होता है भाई जिन्होंने डोनेशन किया उसके नाम होते हैं. सो डोनेशन फॉर चिंतन इज एन एक्सपेंस. डोनेशन फॉर BAPS it is income. Okay, so my question is that, listen carefully, my question is that is BAPS liable to pay GST on 1 lakh rupees or not? Don't focus on amount. Don't focus on amount. I am asking you yes or no. आप कितने पे लगेगा, कितना लगेगा उस सब पे मत जाओ. अभी टैक्स लगाने तो हाँ या ना करो, फिर टैक्स खिलेंगे. सर नो, इट इज टेम्पल. सर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना होगा. नो 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 नो. ओके, तो रीजन आपका क्या है नो का? इट इज टेम्पल. आई एम आस्किंग जस्टिफिकेशन. सर डोनेशन, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए नो जीएसटी. ओके, मनी इट्स मनी, इट्स मनी, इट्स मनी. ओके फाइन, चलो फाइन, चलो वेरी गुड. अभी आपको क्लैरिटी दे देता हूँ. फाइन, वेरी गुड, बस थैंक यू. इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, यू आर करेक्ट, नो जीएसटी. अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो. यहाँ पे डोनेशन के टाइप्स रहते हैं रियल में. मान लो मैंने PSP एजुकेट इंडिया ने BAPS को 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया. ओके, पुष्पेंद्र सिसोदिया, PSP एजुकेट इंडिया हैव गिवन 2 lakhs rupees डोनेशन टू BAPS एंड द एंट्रेंस गेट ऑफ BAPS, वहाँ पे मेरा एक बोर्ड लगता है PSP एजुकेट इंडिया. ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, CA फाइनल इन लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 3 years. 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल में 6 अटेम्प्ट में कंटिन्यूस CA फाइनल में बड़ौदा फर्स्ट मेरा स्टूडेंट है. ये जेन्यूनली भी है. ओके, अपना ही है CA फाइनल में फ्रॉम लास्ट 6 अटेम्प्ट बड़ौदा फर्स्ट. फाइनल इज टफेस्ट, इंटर इज सेकेंड लेवल. अपना ही बच्चा है इन बड़ौदा. ओके, भले कोई लोग कुछ भी बोले बट क्वालिटी रिजल्ट अपना ही है. अब क्वेश्चन ऐसा है कि ये 2 लाख रुपए जो मैंने उनको दिए ना डोनेशन, उसके सामने ये मेरा एक प्री कंडीशन था. तो उन्होंने बोला ओके डन. तो जैसे ही आप मेन गेट पे जाते हो तो 2 लाख रुपए मैंने दिए, लेकिन ये आपको दिखेगा फोटो वोटो के साथ.
आर यू गेटिंग इट? सी आई हैव चेंज द फैक्ट्स, मैं बना नहीं कर रहा हूँ, मैंने फैक्ट्स चेंज किए हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन BAPS ही है और मैंने कैश ही दिए हैं। ऊपर चिंतन ने भी कैश दिए थे, मैंने भी कैश ही दिए हैं या चेक दिया है, व्हाट्स एवर। सो नाउ क्वेश्चन इज, नाउ इट इज लायबल फॉर GST। बट इट इज रिलीजियस एक्टिविटी ना, ये तो टेम्पल है। अभी आप लोग बोल रहे थे टेम्पल है तो सर नहीं लगेगा, so that is reason I am asking you what was the base for your telling. Yes, very good. This will be liable for GST dear friends. Correct, इस पे GST लग जाएगा, इसीलिए लग जाएगा क्योंकि एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे पर्पस क्लियर हो गया। 2 लाख के सामने सर आपको एडवर्टाइजमेंट मिला है, यानी BAPS को 2 लाख रुपए पे GST भरना पड़ेगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि यू आर ए टेम्पल, you are getting donation. You have to understand the logic behind the amount you are receiving. Okay, तो अभी देखो यहाँ पे we can take it as a barter। और देखो मान लो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल कि PSP एजुकेट इंडिया ने BAPS को बैठने के लिए वहाँ पे जो होता है ना पेड़ के नीचे बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट डेस्क जैसा, वो मैंने उन लोगों को गिफ्ट दिया। मैंने 10 डेस्क उनको नीचे बैठने के लिए गिफ्ट दी और उस पर खाली ऐसा लिखा था विथ लव फ्रॉम PSP एजुकेट इंडिया, और कुछ भी नहीं लिखा था। डेस्क थी बैठने के लिए जो होता है, या हम जो समझ सकते हैं उसको चेयर जैसा, वो मैंने दिया उनको गिफ्ट। खाली ऐसा ही लिखा है विथ लव और विथ रिस्पेक्ट टू BAPS और PSP एजुकेट इंडिया, खाली इतना ही लिखा था। तो पैसे नहीं दिए, आई हैव गिवन अ काइंड। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं कुछ कि सर क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी में इतना है कि मैंने उनको डेस्क दिए हैं, उस पर विद रिस्पेक्ट और विद लव PSP एजुकेट इंडिया, कुछ नहीं लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि सी you know very well donation can be in gift also, donation can be in kind also, it's not necessary it has to be all time in money, it can be in kind as well। नहीं, मेरे परचेज की बात ही नहीं कर रहा हूं, यू लुक एट द एंगल ऑफ BAPS। तो यहाँ पे नो GST डियर फ्रेंड, इस पे कोई GST नहीं आता। मेजोरिटी आंसर इज करेक्ट, नो GST। सी वैल्यूएशन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, यू डोंट गो इन दिस चैप्टर। वैल्यूएशन चैप्टर 5 है, वहां पे क्या होगा मैं बताता हूं। अगर कोई वैल्यू ढूंढनी है सरकार के लिए बिल्कुल भी इजी है। सरकार क्या करेगी, उसको ऑक्शन में रख देती है। ऑक्शन यानी पता है ना आपको, नीलामी, कि ये बेचूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे सर, इतने, वो आपकी वैल्यू है GST के लिए। अगर कोई वैल्यू आप नहीं दे पाते तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर गवर्नमेंट। मान लो कोई ऐसी चीज है आपके घर पे कपबोर्ड है, सर क्या प्राइस है नहीं पता, 10 साल पुराना है, कोई चिंता नहीं, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, उसको ऑक्शन में रखेगी। ऑक्शन में जो लोग जितने पैसे देने के लिए रेडी है, हाईएस्ट बिडर जो है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड ऑन दैट यू आर लायबल टू पे GST। सो कैलकुलेशन इज नॉट डिफिकल्ट थिंग, रिमेंबर दैट इज अ सेपरेट चैप्टर। टैक्स कब भरने का आएगा, पहले आपको सोचना पड़ेगा GST लगेगा कि नहीं, फिर टैक्स की बात है। तो इस पे GST नहीं लगता, नो GST। रिमेंबर वाई, बिकॉज इवन दो माई नेम इज देयर, इट इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि कहाँ लिखा है कि मैं एजुकेशन करवा रहा हूँ, कहाँ लिखा है CA कोचिंग, आर यू गेटिंग इट नॉट? बट अगर ध्यान से सुनो, ऐसा मैंने सीटिंग अरेंजमेंट दिया, मेरा नाम है और नीचे मैंने लिखा है कि बड़ौदा बेस्ट CA एजुकेशन प्रोवाइडर, तो वो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। यानी आपको ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा कि इज इट एन एडवर्टाइजमेंट और नॉट। और देखो जब GST लॉ आया था ना, तब वो लोग इतने डेप्थ में नहीं गए थे। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे वो भी समझते हैं क्या लोग मिसयूज कर रहे हैं, लोग प्रोविजन का मिसयूज कर रहे हैं, फिर वो अमेंडमेंट लाते जाते हैं। एंड दैट इज रीजन दे कीप ऑन चेंजिंग द लॉ व्हेन इट इज अ न्यू लॉ। सो सी दिस इज द लेटेस्ट थिंग। इफ यू हैव योर फ्रेंड्स बुक विच इज ऑफ 6 months अर्लियर, यू विल नॉट फाइंड दिस ऑल थिंग। ओके, ये अमेंडमेंट होता रहता है, तो वी आर स्टडिंग अपडेटेड। ध्यान से देखो, एक दो सिनेरियो उन्होंने बोले। डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर without quid pro quo. Quid pro quo is a consideration, something in return.
An important feature of consideration is quid pro quo, that is something in return or something for something. Donation received by charitable organization are treated as consideration only if there exists quid pro quo. There is an obligation on part of recipient of donation or gift to do anything. यानी आपने उसको डोनेशन दिया और उसने आपको कुछ दिया तो हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन है, लेकिन आपने दान दे दिया और आपको कुछ नहीं चाहिए तो वो चैरिटी हो गया. ओके, सो काफी सारे बच्चों का वो था रिप्लाई में कि सर समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए. So generally institutions such as religious institution, charitable organization, school, hospital, orphanage, old age home receive financial help or other support in form of donation or gift from individual donors. In order to express the gratitude, हम जनरली क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं ऐसी जगह पे डोनेशन देने के बाद. सच हेल्प एंड सपोर्ट द रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशन प्लेज ए नेम प्लेट, हम नेम प्लेट लिखवाते हैं बाहर. Similarly, there is an acknowledgement in their premises. When the name of donor is displayed at recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression, or it can be a gratitude, or it can be a public recognition of donors act of philanthropy. Philanthropy यानी यार ये महान बंदा है कि इसने 10 लाख रुपए ऐसे ही दान कर दिए. ओके, तो वी फील ग्रेटिट्यूड मीन्स BAPS फील ग्रेटिट्यूड कि भाई मिस्टर पुष्पेंद्र हैज डन अ डोनेशन ऑफ 1 लाख रुपीज एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग इन टूडेस एरा. तो वो फिलेंथ्रॉफी, ओके, तो वो आपको प्रमोट कर रहे हैं, बट आपका कोई बिजनेस मॉडल प्रमोट नहीं कर रहे वो लोग. एंड इट इज नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी ऑफ डोनर इन सच ए मैनर दैट इट इज एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस. then it can be said that there is no supply of service for a consideration and it is a form of donation. But in other words, if there is no obligation quid pro quo on the part of recipient of donation or gift to do anything, supply or service, therefore there is no GST liability in such consideration. ऐसे पे GST liability नहीं होगी. ओके, अब ये क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो. भूषण डोनेटेड ब्लैकबोर्ड टू योगांशित संस्था, ए चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन. योगांशित संस्था प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैकबोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण. इज इट लायबल फॉर GST? नो GST. ओके, श्रीमती दुर्गा देवी donated some money at a temple in a memory of her late father. The temple trust constructed a room in a temple complex from such donation and wrote donated by Srimati Durga Devi in memory of her father on the door floor of room. Is this liable for GST? No. Very good. So we can say GST is not leviable where all the following three conditions are satisfied. Mainly gift or donation is made to charitable organization. Payment has a characteristic of gift or donation. And the purpose is philanthropic, that is it leads to no commercial gain and no advertisement. There is no commercial gain and no advertisement. Is it okay? चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आपके आंसर राइट आते हैं काफ़ी सारे, तो इट लुक्स गुड. है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब टैलेंटेड हो. ओके, सो लेट मी आस्क क्वेश्चन, वन अनदर क्वेश्चन. से फॉर एग्जांपल वी हैव दर्शिता. से दर्शिता इज आर्टिस्ट, फोटोज बनाती है वो, पेंटिंग्स. ओके, एंड से वी हैव छवि. छवि इज अ बिजनेस वुमन, लेडी, बिजनेस गर्ल, जो भी है, बुरा ना लगे इसलिए. ओके, सो इन दैट केस छवि क्या करती है, उसको दिमाग में एक आइडिया है कि यार मुझे कुछ अलग करना है सबके लिए. तो उसने क्या, वो उसके पास पैसे वैसे हैं, तो उसने क्या सोचा कि मैं इंडिया के सब जो आर्टिस्ट है, सब पेंटर्स हैं, वो खुद यार वो पेंटिंग अच्छे करते हैं लेकिन उनको बिजनेस नहीं आता, उनको पता नहीं चलता कि कैसे इसको रेवेन्यू मॉडल में जनरेट करे, कैसे उसमें से पैसे बनाए. सो व्हाट छवि डिसाइडेड कि भाई एक काम करती हूँ, मैं बॉम्बे में है ना बहुत सारे रिच कैटेगरी के लोग, तो बॉम्बे में मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन
लॉन्च करती हूँ और जिसमें जिन पेंटिंग वेंटिंग का जिन लोगों को शौक है उन सबको इनविटेशन देती हूँ। एंड इनविटेशन पे ऐसा लिखा होगा कि भाई इंडिया के बेस्ट आर्टिस्ट का पेंटिंग ये एग्जीबिशन में अवेलेबल होगा फॉर व्यूइंग फ्री, एंड इफ यू वांट टू बाई इट विल कम विद अ प्राइस टैग। ओके, तो वैसे ही उसने इंडिया में से ऐसे सब लोगों को बुलाया। से दर्शिता इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट फ्रॉम गुजरात, तो छवि दर्शिता को भी मिली, उसके पेंटिंग भी उसको अच्छे लगे। ओके, उसके पेंटिंग भी उसको अच्छे लगे। दर्शिता ने बोला ओके डन। अब छवि ने क्या बोला कि देखो तुम्हारे ये सब पेंटिंग ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई ले नहीं रहा, तो मुझे जो ठीक लगेगा वो प्राइसिंग में रखूंगी और जितने में वो जाएगा उसका 50% दर्शिता तुम्हारा। वेरी क्लियर एंड क्लैरिटी एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, दर्शिता सोचेगी मेरे घर पे यूं भी 40-50 पेंटिंग पड़ी है, कोई ले रहा नहीं है। अज्यूम, डोंट टेक इट ऑन हार्ट। सी मैं कोई भी नाम वाम बोलता हूँ दिल पे मत लेना। ओके, कि मेरे बारे में ऐसा बोला, अभी तो मैंने चेहरे भी नहीं देखे बहुत सारे बच्चों के। सो इट इज़ नेवर अ पर्सनल कमेंट, इट इज़ ओनली द नेम विच आर विजिबल, आई एम पुटिंग इट, सो डोंट टेक इट ऑन हार्ट। ओके, सो बुरा लगे सॉरी। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि दर्शिता को ऐसा लगा कि भाई ये 50 पेंटिंग है, सो लेट मी गिव टू छवि, देखते हैं कुछ बिक जाता है तो अच्छा है। और छवि क्या करने वाली थी, उसका फ्रेम वेम प्रॉपरली, फ्रेम वो अलग से कर रही है अच्छे से, लाइटिंग रूम्स में उसने इतना बढ़िया रखे कि बहुत देखे तो उसको लेने की इच्छा हो जाए। अब मेरा क्वेश्चन है, ये पूरा मैंने आपको स्टोरी बनाया, ऐसा रियलिस्टिक सिचुएशन हुआ इसलिए वो नोटिफिकेशन आया था डोनेशन की तरह। अब मान लो दर्शिता ने यहाँ से 30 पेंटिंग्स भेजी है, आप समझो, बेची नहीं है, क्योंकि अभी बेचना तो काम कहाँ पे, एग्जीबिशन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि दर्शिता की 30 पेंटिंग गुजरात से मुंबई गई, स्टेट चेंज किया, तो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं? वैल्यूएशन पे मत जाओ, वैल्यू मान लेने की 1000 रुपये होगी, 10,000, बट अज्यूम करो जीएसटी लगेगा कि नहीं? पेंटिंग्स आर मूविंग फ्रॉम गुजरात टू मुंबई। हाँ, IGST इज फाइन, टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीएसटी लगेगा कि नहीं ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। नाउ राइट डाउन आंसर बिकॉज वी हैव मिक्स आंसर, 50% says yes, 50% says no. Question is that if yes why and if no why. Write down one word. If yes, sir, this is reason. If no, this is reason. I will identify. Say there is answer is, sir, there is no consideration, so no. No, as there is no consideration. Yes, because it is transfer. I agree, it is transfer. Yes, it is transfer. Sir, it is transportation. बिकॉज छवि को रिटर्न में कुछ मिलेगा, छवि ओके वो अलग बात है। नो, बिकॉज इट इज नॉट सेल। सी सेल होना जरूरी नहीं था, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग यू टू द मेन थिंग इन विच इट वॉज अ ट्रांसफर। वन एडवांस आंसर, सर छवि विल पे इफ सोल्ड, इफ कंडीशनल आंसर ऑफ कृष्णा, वेरी गुड। एंड ऑल्सो स्टेट चेंज, ओके, कल्प सेज ऑल्सो स्टेट चेंज, हाँ स्टेट भी चेंज हो रहा है, ट्रांसफर भी है, स्टेट भी चेंज हो रहा है। नाउ लेट मी गो इन डिटेल, लेट्स नॉट वेस्ट योर मोर टाइम। मेजोरिटी आंसर राइट है, लेकिन डेप्थ में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसमें इफ होना ही चाहिए जो कृष्णा का आंसर था। क्यों पता है? मान लो यहाँ से 30 पेंटिंग दर्शिता की गई, लेकिन इसमें से एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, तो क्या होगा? अगर 30 में से एक भी पेंटिंग नहीं बिकी तो क्या होगा? छवि थोड़ी रख लेगी, छवि क्या करेगी? वापस आ जाएगा ये रिटर्न। इफ इट इज सोल्ड आई एग्री, बट से इफ इट इज नॉट सोल्ड, इट इज अ पेंटिंग है, पेंटिंग जरूरी थोड़ी है सब बिक जाए। तो ऐसा रियलिस्टिक सिचुएशन हुआ तो ट्रांसफर जब होता है तो जीएसटी लगता है, इंटरस्टेट होता है तो जीएसटी लगता है, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया कि यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आप समझो 7(1)(a) के अंदर बार्टर वाटर सब बराबर है, ट्रांसफर बराबर है, ट्रांसफर के अंदर कंसीडरेशन भी तो होना चाहिए। सर कंसीडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी नहीं लगता है, जब जाता है तो भी जीएसटी नहीं लगता, जब वापस आता है तो भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन हाँ, मान लो 25 पेंटिंग रिटर्न हुई, लेकिन ये एग्जीबिशन में से 5 जो पेंटिंग थी दैट इज सोल्ड आउट, इफ इट इज सोल्ड आउट देन इट इज लायबल फॉर
जीएसटी, तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा, ऐसा है। ओके, सो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। ओके, जीएसटी में क्या होता है, कई जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कुछ अलग तरीके से हुआ जो कभी सोचा नहीं था, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसके लिए ये सब नोटिफिकेशन आते हैं अलग से। ओके, दिस वाज अ स्पेशल नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट। ओके, 2017 में उन्होंने सर्कुलर दिया था, क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। सर्कुलर इज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर, लोगों को कंफ्यूजन होता है तो वो दूर करने के लिए। क्या हुआ, आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरीज, तो गैलरीज छवि के वहां थी, सो वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई। However, no consideration is flown from gallery to artist when the artwork are sent to the gallery for exhibition and therefore the same is not a supply। यानी जब आप गैलरी में भेजते हो तब आपको पैसे मिले ही नहीं तो उसको सप्लाई नहीं बोलते, वो कंसिडरेशन में से बाहर है। बट इट इज ओनली व्हेन द बायर सिलेक्ट्स द पर्टिकुलर आर्ट वर्क which is displayed at gallery and then it is actually supply takes place and applicable GST will be payable at the time of such supply। यानी अगर आप उसको बेच सकते हो तो उस पर जीएसटी लगेगा, नहीं बेच सकते और वापस आता है तो जीएसटी नहीं लगता है। सो एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट अ सप्लाई अनलेस इट इज डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, बट लॉजिक ऐसा है कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अभी तक का बेस ऐसा है, शेड्यूल 1 इज एक्सेप्शन, जब हम पढ़ेंगे तब। ओके, सो दिस इज द बेस नोटिफिकेशन। ओके, किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो बोलो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज लेंगे, बट क्वेश्चन आंसर्स मुझे कवर करना है। सर इफ यू नॉट वांट टू एनी एड देन BAPS एडवर्टाइज अबाउट PSP बट यू आर नॉट एग्रीड एंड इट इज देन यू विल नीड टू पे GST। देखो, मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, उनको मेरी ब्रांड प्रमोशन करना है तो वो उनके एंड से देखेंगे, वो डोनेशन दिखाएंगे नॉर्मल। देखो ये सब चीज़ कहती है ऑन पेपर वी आर टॉकिंग अबाउट। मान लो BAPS ने, उनके वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था कोई, ओके, शताब्दी थी या कोई बहुत परम पूज्य का बर्थडे था, तो उन्होंने उस दिन ही सब होर्डिंग लगाए, तो 20,000 लोगों ने देख लिया, फिर उन्होंने उठा लिए, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? सो सी दैट थिंग इज डिफरेंट थिंग, जो मैं कई बार बोलता हूँ, सरकार को कैसे पता चलेगा उसमें हम होमवर्क नहीं करते, बट हाँ ऑन पेपर आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, you are presenting as a normal donation or you are presenting as an advertisement income, then it will create a impact। हाँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं है फिर भी लगेगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, दिस इज नॉट योर रूटीन इनकम। BAPS कैसे चलता है, तो भाई इट इज विद नॉर्मल डोनेशन, तो इट इज अ चैरिटी पर्पस, बट इंस्टेड ऑफ चैरिटी नाउ यू हैव स्टार्टेड डूइंग प्रमोटिंग एक्टिविटीज। मान लो कि मेरा बिजनेस ही इवेंट मैनेजमेंट है, मैं सोशल मीडिया का मार्केटिंग देखता हूँ आपका, तो आपकी प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर करने के मेरी इनकम होगी, तो चैरिटी थोड़ी है। सो यू आर हैविंग ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर डूइंग चैरिटी ऑन वन साइड, बट द इनकम विच यू आर जनरेटिंग इज इट लाइक ए डिजिटल मार्केटर, यानी आप तो पैसे बना रहे हो मास किसी का प्रमोशन करने के लिए। और इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, अगर इतने सारे लोग आएंगे तो BAPS क्या करेगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको मिलेगा और बोलेगा देखो इतने लोग आएंगे, आप हमारे वहाँ एडवर्टाइजमेंट को, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो वो तो एक तरह के मास प्रमोशन ही हो गया ना। आपने देखा नहीं है, जब नवरात्रि होती है तो कितनी सारी ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आते हैं। अगर आप लोग आते हैं, आपको पता है यूनाइटेड वे इज लायबल फॉर GST, यूनाइटेड वे इज ऑल्सो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास तो यूनाइटेड वे के बिल्स भी हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड, ओके, व्हाट यू आर रजिस्टर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका ट्रांजेक्शन क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए GST है ना टेक्निकल हो जाता है। अगर एकदम सिंपल ही है, ऐसा हो तो लगेगा, ऐसा हो तो नहीं लगेगा, तो GST इतना डिफिकल्ट होता क्यों? पूरे इंडिया में लोग क्यों चिल्लाते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, समझ में नहीं आता? समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि इसको ट्रांजैक्शन वाइज लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन वाइज लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। देर आर नो स्टैंडर्ड रूल्स ऑल टाइम्स। ऑल्दो डायरेक्ट रीडिंग चाहिए, बेस आपका क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बट जैसे ही आपका फैक्ट्स चेंज होता है, यहाँ पे सिचुएशन कई बार चेंज हो जाती है। इज इट ओके? चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं।